हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल स्टडी सर्कल। आज ये क्लास 10th का रिवीजन करेंगे हम। सभी चैप्टर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है इसी में वीडियो में। हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे इस क्लास की हम। और जो भी चैनल से जुड़ता जा रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्लास शुरू करते हैं। आज ये हमारी क्लास 10th की एसएसटी के हमें रिवीजन करना है फुल सिलेबस। तो पहला चैप्टर हमारा जो हिस्ट्री का है, जो हमें पढ़ना है आज, वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ कुछ पॉइंट देखिए किस तरीके से हैं। राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सारियू के विचार जो थे, देखिए उन्होंने क्या कहा था। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, ठीक है। फिर उस श्रृंखला के अनुसार इनमें उसने सपना, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था, ठीक है। तो इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाई दिए, ठीक है। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय के मसाल और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए मिले थे। तो उसने ये चित्र का वर्णन किया था अपने का, ठीक है। तो फिर सॉरी 1789 फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई, ठीक है। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ। राष्ट्रीय राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना उत्पन्न हुई, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, तो उसके कारण पूरी दुनिया में बदलाव होने लग रहा था यूरोप में। राष्ट्रवाद के कारण क्या है, उदय के कारण क्या होंगे? निरंकुश शासन व्यवस्था थी, ठीक है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, ठीक है। उदारवादी विचारों का प्रसार हो रहा था। नए नए विचारों को जो नए नए विचार थे उनको प्रसार होना, ठीक है, उनका उदय होना। स्वतंत्रता और समानता तथा बंधुता का नारा, ये मतलब सभी के बीच में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता लाने का नारा लगाया जा रहा था, ठीक है। सभी को इक्वालिटी देने का काम मतलब विचार किया जा रहा था। शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका निभाई जा रही थी, मतलब इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो शिक्षित वर्गों की थी, जैसे डॉक्टर, शिक्षक इत्यादि, ठीक है ना। तो इनकी भूमिका अत्यधिक थी। अगर हम इनको डीपली पढ़ेंगे तो देखिए राष्ट्रवाद का जो क्रमिक विकास है ये किस तरीके से हुआ। फ्रांसीसी क्रांति हुई सबसे पहले 1789 में, ठीक है। फ्रांस की जो क्रांति थी वो 1789 में हुई। नागरिक संहिता, जो नागरिकों के लिए जो नियम कानून बनाए गए 1804 में बनाए गए। वियना की संधि, संधि एक समझौता होता है, ठीक है, जो दो देशों के बीच में होता है, तो ये 1815 में लागू ही की गई। उदारवादियों की क्रांति 1848 में, उदारवादी मतलब जो जिनके नए विचारों को का समर्थन करते थे, 1848 में जर्मनी का एकीकरण किया गया। ये 1866 से 1871 में हुआ था, और फिर उसके बाद में इटली का एकीकरण किया गया 1859 से 1871 में, ठीक है। फिर यहां देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों का प्रारंभ किया, ठीक है, जिसे 1804 की नागरिक संहिता, नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता था,
ठीक है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के दौरान शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े। मतलब कि ये हुआ कि 1804 की जो नागरिक संहिता थी उसको नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है। फिर इसमें राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचारों का जो हो रहा था उदारवाद से संबंध बढ़ने लग रहा था। फिर फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद जो है इसमें संविधान आधारित शासन की मांग की जा रही थी। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता जैसे विचारों को स्पष्ट किया जा रहा था। न्याय, फ्रांसीसी तिरंगा झंडा के रूप में, मतलब नया जो फ्रांस का जो झंडा बनाने की बात की जा रही थी, तिरंगा। ठीक है। फिर नेशनल असेंबली का गठन, एक नई नेशनल असेंबली का गठन किया जा रहा था। एवं माप तोल की एक समान व्यवस्था सभी देते हुए आयात और जो निर्यात, मतलब दूसरे देशों से वस्तुओं को मंगाना और दूसरे देशों में अपनी वस्तुओं को बेचना, इन सभी को निर्यात और आयात शुल्क माप समाप्त करने की बात कर रहे थे। फिर उसके बाद में माप तोल की एक समान व्यवस्था, सभी को एक ही तरीके से माप तोल कर रखा जाए। फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। जो फ्रांसीसी लोगों ने क्या किया गया, फ्रेंच जो भाषा थी वहां फ्रांस के अंदर उस भाषा को एक राष्ट्रीय भाषा, सभी के लिए एक राष्ट्रीय भाषा का निर्माण किया गया। फिर 18 साल की जो नागरिक संहिता थी, जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त किया गया, जैसे राजा का बेटा राजा। ठीक है। तो वंशानुक्रम जो शासन चलाते रहते हैं उनको, उनकी समाप्ति की जा रही थी। फिर उसके बाद में कानून के सामने समानता एवं संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित किया गया। जो मतलब कानून के समान जो और संपत्ति के अधिकार जो है उनको सुरक्षित किया गया के लिए। ठीक है। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। जो प्रशासनिक विभाजन है उनमें मतलब बंटवारा जो है शक्तियों का उनकी, तो उनको सरल बनाया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। सामंती व्यवस्था जैसे जमींदार और महाजन पद वगैरह जो होते हैं उनको खत्म किया गया। ठीक है। फिर किसानों के दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति, मतलब कि जो किसानों पे जो भूमि का दासत्व था, जैसे भूमि के लिए उनको दास बना लिया जाता था, या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे कुछ किसान पहले पुराने समय में लोन वगैरह ले लेते थे या ऋण ले लेते थे, तो उसके बाद में उनको उसका भुगतान करने, मतलब इस तरीके सा उन पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्याज लगाया जाता था या लगान लगाया जाता था, जिसके कारण वो उस ब्याज को या फिर उस कर्ज को चुका नहीं पाते थे, तो उनकी जमीनों को हड़प लिया जाता था। जमीन हड़पने के बाद में उन पर क्या किया जाता था कि सॉरी, और जब वो जो मतलब उन जमींदारों को जो मतलब वो किसान जो होते हैं उनको एक तरीके से नौकर बना लिया जाता है, दास बना लिया जाता है, गुलाम। थोड़ी मुझे लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, इसके बाद जो शहरों में जो कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया था। तो शहरों में जो कारीगर थे उनकी श्रेणी के जो संघों पर जो कंट्रोल नियंत्रण था उनको हटा दिया गया। फिर यहाँ उदारवादी राष्ट्रवाद राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में सहमति पर आधारित सरकार का निर्माण हुआ। ठीक है। संविधान आधारित शासन, संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित सरकार, विशेषाधिकार का अंत कर दिया गया। जो कुछ लोगों को मतलब विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते थे तो उनका अंत कर दिया गया। इसके बाद कानून के समक्ष समानता, सभी को कानून के समक्ष समान माना गया। मताधिकार का समर्थन, लेकिन सबके लिए नहीं, उसमें महिलाओं के लिए और कुछ वर्गों के लिए अधिकार प्राप्त नहीं थे। मुक्त बाजार कर दिया गया, शुल्क रहित। ठीक है। तो वस्तु एवं सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति, कुछ वस्तुओं पे जो प्रतिबंध था, सेवाओं पे प्रतिबंध था, उन पर मतलब जो मुक्ति थी वो प्रतिबंध जो था उसको हटा दिया गया।
फिर उसके बाद में 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद, रूढ़िवाद ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी पुरानी सोच रहती है, जो पुरानी सोच को का समर्थन करते हैं, उनको रूढ़िवाद कहते हैं, ठीक है। तो 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप के सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। तो जैसे ही नेपोलियन की हार हुई, उसके बाद में 1815 में जो नेपोलियन के हार के बाद में जो यूरोप की सरकार थी, ठीक है, यूरोप काफी मतलब यूरोप में रहने वाले कुछ देशों के एक समूह को यूरोप बोला जाता है, ठीक है। तो वहां अलग प्रकार का कानून चलता है, अलग प्रकार का संविधान है उनका खुद का, और अलग तरीके की उनकी खुद की एक सेपरेट करेंसी होगी जिसका नाम यूरो है, ठीक है। तो यहां क्या हुआ कि सरकार का जो झुकाव था वो पुनः रूढ़िवादी धारणाओं पर पहुंच गया। रूढ़िवादी धारणाएं कौन सी धारणाएं होंगी? जो मतलब पुरानी सोचों पर पुरानी सोचों को ही वो माने। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाज, परंपराओं को मान्यता दी एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। तो मतलब वो तीव्र परिवर्तन, मतलब जो जल्दी से जो परिवर्तन होते हैं उनकी तरफ ना जाकर उन्होंने क्रमिक जो मतलब विकास है उस पर जोर दिया, ठीक है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन जिसे कांग्रेस कहा गया, ठीक है, का आयोजन वियना में किया गया। एक जगह है वियना, वहां पे किया गया। उसमें फिर क्या किया गया कि इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया था। ऑस्ट्रेलिया के एक चांसलर थे, ठीक है, ऑस्ट्रियन, तो उन्होंने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। तो इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर हुए। कौन से सम्मेलन में वियना संधि पर हस्ताक्षर हुए ये आप बता सकते हैं? यहां लिखा हुआ है ये आपका, ये शिखर सम्मेलन में वियना संधि का मतलब वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। फिर इसके बाद है 1815 की वियना संधि की विशेषताएं क्या है? तो देखिए यहां पे फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई। सॉरी, जो फ्रांस में जो बुर्बो एक राजवंश है, ठीक है, उसकी पुनर्स्थापना का मतलब है दोबारा से स्थापना होना, दोबारा से शुरू हो जाना उनकी स्थापना ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था का कायम करना था, मतलब कि एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को इसमें बनाए रखने का काम था। फिर फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। मतलब फ्रांस जो था वो फिर इस कंडीशन में आ गया था, तो जहां नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ देश या कुछ स्थान ऐसे थे जिन पर उस नेपोलियन ने जीत हासिल की थी, तो उन स्थानों को फ्रांस ने खो दिया था। कब? वियना संधि की मतलब वियना संधि पर जब हस्ताक्षर हुए तब, ठीक है। फिर फ्रांस की सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना हुई। मतलब कि फ्रांस की जो सीमाएं मतलब बॉर्डर्स हैं, उनका विस्तार मतलब फैलाने के लिए क्या किया गया कि नए राज्यों की स्थापना की गई। ये है ऑस्ट्रियन ड्यूक मेटरनिक, जिन्होंने वियना संधि सम्मेलन में मतलब चांसलर का रूप निभाया था, ठीक है। इनका जन्म 15 मई 1773 को हुआ। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। 1814 से 48 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। यूरोप के राजनीतिक हालात पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस छींकता है तो यूरोप को जुकाम हो जाता है। कहने का मतलब यह है, अगर फ्रांस में अगर कोई परेशानी होगी तो पूरा यूरोप जो है वो हिल जाता है, ठीक है ना। तो फिर वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना एवं पुराने राजतंत्र रूढ़िवादी तंत्र की पुनर्स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। तो इन्होंने क्या किया कि जब नेपोलियन का जो युद्ध था, मतलब युद्ध के बाद में यूरोप की जो पुनर्रचना मतलब दोबारा से यूरोप का निर्माण करना, ठीक है, उसमें पुराने जो राजतंत्र है, जो मतलब रूढ़िवादी तंत्र है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो राजा का बेटा राजा होता है वो वाली व्यवस्था में इन्होंने एक पुनर्स्थापना करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या फिर सक्रिय भूमिका निभाई। ये है ज्यूसेपी मैत्सिनी। इनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए, ठीक है। फिर इसके उपरांत 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, ठीक है। तो दो राष्ट्र की स्थापना इन्होंने की थी।
फिर है मैक्सिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध और उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया। मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो जो मैटरनिक थे उन्होंने इस व्यवस्था को सबसे बड़ा खतरा या सबसे बड़ा दुश्मन का नाम दिया। ठीक है। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं कांग्रेस क्रांति से अलगाव होने लगा। अलगाव मतलब अलग होना। ठीक है। फिर राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। यद्यपि मध्यवर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ की विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया। ठीक है। इसके पश्चात प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। फिर इसके बाद में हम जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। जर्मनी का एकीकरण 1866 से 71 तक 5 साल तक चला था। तो एकीकरण जो है प्रसा के नेतृत्व में हुआ। प्रसा एक के प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। फिर इसके बाद है 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की पूरी प्रक्रिया हुई। ठीक है। फिर इसके बाद में 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रसा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया था। ठीक है। और जो नया जर्मनी था, ठीक है, इसमें जो नया जर्मनी है राज्य में मुद्रा, बैंकिंग और न्याय व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। मतलब कि नई 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 जो मॉडर्नाइजेशन जो इसमें स्थापित किया गया कि नई बैंकिंग हो, नई मुद्रा हो, ठीक है, नई न्यायिक व्यवस्था का निर्माण किया जाए, तो नए जर्मन के लिए ये था। ठीक है। इसके बाद में इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण जो है 1859 से 1870 तक है। ठीक है। तो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है। एकीकरण मतलब कि जो हिस्से बटे हुए थे उनको एक कर देना। तो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ठीक है। उन्होंने एक कार्यक्रम रखा, उसके दौरान सॉरी 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए। तो ये 2 विद्रोह हुए थे। विद्रोह आप जानते हो कि सरकार के खिलाफ जो जनता अपने भावों को व्यक्त करती है वो विद्रोह हो जाता है, जो उनके खिलाफ कार्य करते हैं। ठीक है। फिर 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया और पीडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रिया बलों को हरा दिया। सॉरी, ऑस्ट्रियाई जो बल था, मतलब फोर्स थी, उसको हरा दिया गया। फिर 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1861 में, 1861 में। ठीक है, ये डेट आप भूलना मत। अब यहां जो है फिर काउंट कैमिलो दे कावुर, ये सार्डिनिया पिडमोंट का प्रमुख मंत्री था। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि वह स्वयं ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। तो इसका कार्य क्या था? इसने इटली को एकीकृत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। और फिर फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे कावुर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका और इटली का एकीकरण संभव हो सका। एकीकरण आपको पता है, जब 2 या 2 से ज्यादा राज्यों को या देश को एक साथ मिला लिया जाए तो वो एकीकरण होगा। ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी यह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। ठीक है। 1860 में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। ठीक है। फिर उसने दक्षिणी इटली एवं सिसिली को राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दी और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। मतलब कि उसने फिर जो मतलब दक्षिणी इटली जो थी उसको सिसिली के जो राजा थे इमैनुअल, उनको सौंप कर इटली का एकीकरण कराया। ठीक है। यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। तो यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष में क्या है कि यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। तो मतलब इन्होंने इस तरीके के विचारों को व्यक्त किया जिससे कि लोगों के मन में स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न हो जाए। ठीक है।
1821 से वहां स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला। तो मतलब ये था कि 1821 में क्या हुआ कि संघर्ष, स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष कर रहे थे ये, ठीक है, स्वतंत्रता के संघर्ष की शुरुआत 1821 में हुई। यूनान के जो लोग थे उन्होंने निर्वासन में रह रहे जो यूनानी लोग थे उनका साथ, उनके साथ साथ जो पश्चिमी यूरोप के लोग थे उनका भी समर्थन इन्होंने दिया था या उनको मिला था, सॉरी। विभिन्न कवियों और कलाकारों ने स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनमत मतलब कि जनता के लिए मत का निर्माण करना ना। तो अंग्रेजी के कवि लॉर्ड वायरन ने धनराशि एकत्र की एवं वह युद्ध के लिए भी गए। उन्होंने क्या करा कि धनराशि को एकत्रित किया। धनराशि एकत्रित करने का मतलब है धन को, पैसे वगैरह को जोड़ा, ठीक है, और फिर वो युद्ध के लिए भी गए थे। जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद में 1824 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। मतलब कि 1832 में एक संधि हुई जिसके दौरान उनको मान्यता प्राप्त हो गई कि वह स्वतंत्र राज्य है, ठीक है। फिर इसके बाद में ब्रिटेन में राष्ट्रवाद की बात करें हम, आपको पता है ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, ब्रिटिश, ठीक है, जिनको बताया जाता है कि जिन्होंने मतलब 200 साल से ऊपर भारत पे राज्य किया है, वो शासन किया है। तो राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। राष्ट्रवाद क्या है? एक ऐसे ही नहीं मतलब छोटी सी एक व्यवस्था हो, इसके इसमें क्या होता है कि एक लंबी चलने वाली क्रांति की एक प्रक्रिया होती है ये, ठीक है, उसका परिणाम होगा। फिर 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूह पर विस्तार आरंभ किया। तो उन्होंने आंग्ल राष्ट्र जो थे अपनी शक्ति के में उनका विस्तार किया, मतलब बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्र व द्वीप समूह पर विस्तार आरंभ किया, मतलब विस्तार मतलब फैलाना। फिर 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया गया। फिर 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। दो राज्यों को ये एक साथ मिला दिया गया, जिसमें आपके 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को दोनों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ यहाँ पर। फिर 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। मतलब कि 1798 में असफल विद्रोह हुआ था एक, ठीक है, और फिर 1807 में आयरलैंड को भी मतलब यूनाइटेड किंगडम के अंदर बलपूर्वक मतलब उसको फोर्सफुली ऐड कर लिया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया, ठीक है, जो नया ब्रिटेन बनाया गया उसके जो प्रतीक चिन्ह थे उनको बढ़ावा दिया गया। फिर राष्ट्रीय और साम्राज्यवाद, बाल्कन समस्या। बाल्कन भौगोलिक एवं नरजातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल देश थे, ठीक है। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। सिंपल सी बात है कि एक जो इसमें रहने वाले लोगों को, मूल निवासी जो थे यहाँ के, उनको स्लाव कहा जाता था। जो बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा था उसको ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था वो, ठीक है। फिर बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विखंडन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयता उसके चुंगल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने ज्यादा इलाके की चाह रखता था। मतलब सीधी सी बात है भाई, अगर घर में किसी का हिस्सा भी होता है, किसी के घर में हिस्सा होता है, तो हर कोई ये सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा उसको हिस्सा प्राप्त हो। तो ठीक उसी तरीके से टकराव के बाद में बाल्कन के जो प्रदेश है ना, हर कोई अपना हिस्सा ज्यादा चाहता था, ठीक है। इस समय यूरोपीय शक्ति के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, ठीक है, जिससे यह समस्या गहराती चली गई। वह जिस कारण यहां विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ, वो मतलब प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। मतलब कि ये कह सकते हैं कि इसका जो परिणाम जो था वो क्या था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। फिर राज्य एक दृश्य। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो,
राष्ट्रीय को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्रीय को व्यक्ति का जमा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के मूर्त अमूर्त विचारों को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इसी के प्रकार जर्मेनिया जर्मन रूप राष्ट्र का रूपक बन गई। तो कहने का मतलब यह है कि एक जो राज्य था, मतलब उसकी दृश्य कल्पना जो की जा रही थी, कुछ इस तरीके से दृश्य कल्पना की जा रही थी कि नए नए अपने विचारों को व्यक्त किया जा रहा था। कहीं उसको एक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, कभी नारी भेष में उसको प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है। फ्रैंकफर्ट संसद जर्मनी इलाके में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला कर लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। फिर इसके बाद में उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राज्य को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। ठीक है। फिर जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा का विरोधी थे। मतलब कि जो उनका विरोध कर रहे थे उनका उन्होंने साथ दिया। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। सीधी सी बात है, जब जनता और सेना दोनों विद्रोह पे उतर जाए तो संसद जो होगी, उसका सामाजिक आधार जो होगा वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगा। सपोज कीजिए अगर भारत देश की मैं बात करूं, भारत देश में अगर पूरी जनता विद्रोह करने लगे और सेना भी अगर विद्रोह करने लगे, तो जो संसद की जो शक्तियां हैं, जो मंत्रिपरिषद की शक्तियां होंगी, जो प्रधानमंत्री की शक्तियां होंगी, वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाएंगी। ठीक है। सरकार को फिर उस फैसले की तरफ को झुकना होगा जो जनता के हित में होगा। फिर संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। फिर इसके बाद में अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग कर ही गई, मतलब कि कर दी गई, असेंबली को भंग कर दिया गया। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा जरूरी था। तो राजनीतिक संगठन का निर्माण किया गया, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष किए गए, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना महिलाओं द्वारा किया गया था। ठीक है। विभिन्न प्रतीक चिन्ह और उनका समर्थन किया गया। प्रतीक और महत्व जो है, टूटी हुई बेड़ियां, आजादी मिलना। ठीक है। जो आपके प्रतीक और उनका महत्व क्या है, सीधी सी शब्दों में लिखा हुआ है कि टूटी हुई बेड़ियां मतलब इस तरीके से प्रस्तुत करना कि जैसे आजादी मिल गई हो। बाज छाप वाला कवच जर्मन समुदाय का प्रतीक शक्ति था वो। ठीक है। बलूत पत्तियों का मुकुट वीरता का प्रतीक था। तलवार जो है मुकाबले की तैयारी के लिए था। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति का मतलब शांति की चाह छाने के लिए था। फिर काला, लाल और सुनहरा तिरंगा उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था। जो उदारवादी कौन से होंगे, जो मतलब नए विचारों का समर्थन करते हो। उगते सूर्य की किरणें, ये एक नए युग की शुरुआत के लिए था। उगता हुआ सूरज या सूर्य की किरणें। ठीक है। ये देखिए, ये कुछ प्रतीक हैं यहां पर। ठीक है। फिर यहां 1850 में डाक टिकट, इसमें मारियाना एक डाक पोस्ट पे है। ठीक है। तस्वीर बनाई गई जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है। फिर इसके बाद में चित्रकार फिलिप वेट ने जर्मनी का यह चित्र 1848 में बनाया। इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकाना था, जहां फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी। ठीक है। फिर जो ये विभिन्न प्रतीक चिन्ह जिनका उपयोग राष्ट्रवाद के विकास के लिए किया गया था, ये कुछ चिन्ह है जिनका उपयोग राष्ट्रवाद के लिए किया गया था। फिर प्रमुख कथन जो थे, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी या जुकाम होता है, तो मैटरनिक ने ये शब्द दिए थे। ठीक है। फिर इसके बाद में मैक्सी ने हमारी सामाजिक व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन है, मैटरनिक के ही शब्द हैं ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो भूलना मत इसको। फिर इसके बाद देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है 1 नंबर्स के।
तो इनको तो कराने में ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं सिर्फ चैप्टर करा देता हूँ। इनको आप वीडियो ख़त्म होने के बाद में आप कर लेना, ठीक है। आपके आंसर भी इसी में मिल जाएंगे, आपने जो अभी पढ़ा है पूरा चैप्टर। फिर इसके बाद में हमारा सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा आपका, ठीक है। तो सपोर्ट भी करते रहें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद को अगर पढ़ेंगे तो ये तो आपको मोस्टली आपको पता भी होगा, तो जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा ये। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होने के बाद में आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं, ठीक। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, वहां ही भारत में राष्ट्रवाद शुरू हुआ था। तो कहने का मतलब यह है, जब सैनिकों और जनता ने विद्रोह शुरू किया, तो उस टाइम से ही 1857 की क्रांति जो हुई थी, मतलब सैनिकों द्वारा और जो जनता के द्वारा जो क्रांति की गई थी, तो जिसके द्वारा भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, मतलब शुरुआत हो चुकी थी विद्रोह की, ठीक है। 1857 का जो विद्रोह था वो सबसे बड़ा कारण था भारत को स्वतंत्रता मिलने का, ठीक है। 1870 बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई। जो वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है भारत का, उसका रचना जो की गई है बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दोनों में से आपका कोई भी नाम हो सकता है, दोनों ही एक ही नाम है उनके, ठीक है। और ये अगर एक नंबर का क्वेश्चन आपका आ भी सकता है पेपर में, ठीक है। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना बंबई या मुंबई में हुई। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन बन सकता है आपका कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, या फिर कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई या कब हुई, तो ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसके बाद में लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखा। जो लॉर्ड कर्जन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उन्होंने क्या करा था कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया 1905 में। फिर इसके बाद में 1905 में अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। तो आपका एक नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत माता का चित्र किसने बनाया, तो आप लिख सकते हैं अविंद्रनाथ टैगोर। फिर इसके पॉइंट है वो हमारा है 1906 में आगा खान एवं नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो ये भी एक आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो आगा खान तो एवं नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है, इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि वो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में आप बता सकते हैं। फिर 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल एवं गरम दल, ठीक है, दो दलों में ये बट गया था। गरम दल वह दल था जिसमें हथियारों का साथ लिया जाता था, मतलब जिनमें आक्रमणकारी विद्रोह किया जाता था, ठीक है। और नरम दल जो मतलब आंदोलन वगैरह करने के समर्थन में रहते थे, तो वो नरम दल था। फिर इसके बाद में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, ठीक है। तो 1911 में दिल्ली दरबार किया गया। आपका एक नंबर का क्वेश्चन ये भी तैयार हो गया है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया, ठीक है। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन गया है कि दिल्ली दरबार में कौन से विभाजन का या फिर कौन से प्रस्ताव को रद्द किया गया। तो आप लिख सकते हो इसमें एक नंबर के क्वेश्चन में कि बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव था उसको रद्द किया गया था दिल्ली दरबार में, ठीक है। फिर दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई। तो ये पूछ सकते हैं कि जब कोलकाता से राजधानी दिल्ली मतलब स्थानांतरित की गई या ट्रांसफर की गई, तो कौन से दरबार में की गई है, कौन से समय की गई, तो वो आप बता सकते हो कि दिल्ली दरबार के टाइम पर, ठीक है। और दिल्ली दरबार की स्थापना कब की गई, 1911 में, ठीक है। और या ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले जो भारत की राजधानी थी वो क्या थी, कोलकाता, आप बता सकते हैं। फिर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है। फिर इसमें 1915 में महात्मा गांधी की स्वदेश वापसी हुई थी। तो ये भी आपका क्वेश्चन तैयार है एक नंबर का कि महात्मा गांधी की स्वदेश वापसी कब हुई थी, तो 1915 में हुई थी, ठीक है।
फिर यहाँ आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, 1917 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरोध में चंपारण में आंदोलन किया। नील की खेती कराने के लिए मतलब अंग्रेजों द्वारा मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी, भारतीय लोगों या भारतीय किसानों के ऊपर जोर दिया जाता था कि वो नील की खेती करे, कृषि करे। और इसका विद्रोह क्यों किया जा रहा था कि क्योंकि जो नील की खेती होती थी, नील की खेती का मतलब ये था कि नील उगाना, नील की खेती करने के बाद में जो भूमि जो रहती थी उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता था। तो भूमि मतलब कहने का मतलब ये है कि कृषि करने के बाद में उस जमीन को काफी लंबे समय तक खाली छोड़ने के बाद ही वहां पर दोबारा से उपज शुरू होती थी। तो इसलिए नील की खेती के विद्रोह में चंपारण आंदोलन हुआ था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है। और नील की खेती कराने के लिए अंग्रेज जो भारतीय किसानों को एडवांस भुगतान भी किया करते थे। मतलब पहले से ही पैसे दिया करते थे, एडवांस पैसे, और ज्यादा मात्रा में पैसे दिया करते थे, क्योंकि जो भारत का जो नील था वो विश्व भर में प्रसिद्ध था। ठीक है। फिर इसके बाद में 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह किया। तो वहां पे इन्होंने फिर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जो कि गुजरात के किसानों के लिए था। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल की कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया। तो उन्होंने 1918 में सत्याग्रह का जो मतलब आंदोलन किया था, या फिर देखिए 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के जो अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल है, तो उसके कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया था। ठीक है। फिर इसके बाद जो पॉइंट है हमारा, 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो उसकी 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। ठीक है। फिर ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया गया। तो जो 1918 में क्या हुआ कि जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो भारतीयों ने एक मांग की थी स्वशासन करने की, मतलब खुद का राष्ट्रीय स्वतंत्र कराने के लिए। तो ब्रिटिश सरकार ने उसको ठुकरा दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर 1919 में रोलेट एक्ट जैसा काला कानून बनाया गया, जिसमें रोलेट एक्ट में क्या था कि किसी भी तरीके से वो संगठन बना के नहीं रह सकते थे, और हथियार रखने के लिए मना था। ठीक है ना। तो उस कानून के प्रति मतलब रोलेट एक्ट लगाया गया 1919 में भारतीय लोगों पर। फिर 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो कि अमृतसर में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था कि बहुत हजारों की तादाद में एक मतलब अमृतसर में जो जलियांवाला बाग जो है, वहाँ भारतीय लोग इकट्ठे थे। तो जो वहाँ पे जनरल डायर था, उसने मतलब पूरी की पूरी भीड़ के ऊपर गोलीबारी करवा दी थी, जिसमें हजारों की तादाद में लोग मरे थे। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली व शौकत अली ने की थी। ठीक है। फिर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। तो उसके बाद में 1922 में चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के बाद गांधी ने जो असहयोग आंदोलन था वो वापसी ले लिया। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया। ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो 1928 में साइमन कमीशन वापस आया था। ठीक है। तो जिसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। कम करते हुए फिर 9 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ा व सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। तो नमक कानून क्या था कि नमक कानून में भारतीय लोगों पर नमक का उपयोग करने पर टैक्स लगाया जा रहा था, तो उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। 1930 में अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। ठीक है। फिर इसके बाद में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट था आज़ादी के लिए यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ 23 मार्च को 1931 में भगत सिंह और सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। ठीक है। 1931 में गांधी इरविन समझौता व सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। ठीक है। इसके बाद में 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु उन्हें वहां अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगी। फिर इसके बाद में 1932 में महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ, जिसमें फिर 1933 में चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने रखा। तो यहां से पाकिस्तान के विभाजन की बात शुरू हुई थी। ठीक है। फिर जो आपका पॉइंट है 1935 में
शासन अधिनियम पारित हुए, प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। ये आपको एक तरीके से मिनी संविधान भी कहा जाएगा। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। फिर 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास किया गया। ठीक है। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। सॉरी। इसके बाद 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया। वह द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। और जो परमाणु हमला किया था, मतलब अमेरिका ने जापान के 2 राज्यों पे, वो 2 शहरों के ऊपर परमाणु बम फेंका था, जिनमें से सबसे पहले हिरोशिमा पर था। हिरोशिमा पे फैट बॉय, ठीक है, और जो नागासाकी पे था वो लिटिल बेबी के नाम से था। ठीक है। 1940 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत आया था। ठीक है। फिर इसके बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, जिसके कारण आप इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। कुछ रोचक तत्व जो हैं, जब भारत आज़ाद हुआ तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली थे। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो एवं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था। ठीक है। फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा दिया था। तो ये एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो ये आपके सभी 1 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। फिर राष्ट्रवाद का अर्थ जो है, देखिए क्या है। राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं जैसे भारत, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है। तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रवाद में किसी भी प्रकार के जाति धर्म का भेदभाव ना करते हुए अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और स्नेह से रहना, ये सभी क्या है, राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक जो है यूरोप में और भारत में वियतनाम जैसे उपनिवेशों में राष्ट्रीय राज्यों के उदय में से जुड़ा हुआ है। फिर भारत और वियतनाम जैसे उपनिवेशों में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब यहां जो है प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत तथा असहयोग। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव तथा युद्ध पश्चात परिस्थिति, एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का जन्म होना, रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी जिसकी भरपाई कर्जा लेकर व करों में वृद्धि करके किया गया था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भारत में जो मतलब भारत जो था गुलाम था अंग्रेजी सरकार का। तो जब अंग्रेजी सरकार भारत गुलाम था तो सीधी सी बात है, जो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने हिस्सा लिया था तो जितनी भी वस्तुएं थी, चाहे वो अनाज हो या फिर हथियार हो या फिर धन संपत्ति हो, वो सिर्फ भारत से ही यूज किया गया था। तो इसलिए भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा मतलब बेकार हो गई थी। फिर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया तथा आयकर शुरू किया गया, मतलब इनकम टैक्स। फिर इसके बाद में ब्रिटिश सेना के लिए सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। ठीक है। फसल नष्ट हो जाने की वजह से खाद्यान्न की भारी कमी आई। इसके बाद में जो कुछ महत्वपूर्ण ये था, फ्लू की महामारी तथा अकाल की वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद में सत्याग्रह, इसका यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जंग करने का रास्ता था। सत्याग्रह के मुख्य बिंदु जो हैं, अगर आपका उद्देश्य अच्छा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे बिना किसी प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना भी सफल हो सकता है। कहने का मतलब है इसमें बिना हथियार के भी आप युद्ध लड़ सकते हो। सत्या उत्पीड़क की चेतना को झिझोड़कर उसे सच्चाई को स्वीकार करने तथा दमन का अंत करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। गांधी जी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह के प्रारंभिक प्रयोग जो थे, चंपारण बिहार 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया गया था। ठीक है। 1917 में खेड़ा गुजरात किसानों को कर में छूटने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन दिया गया। फिर अहमदाबाद गुजरात 1918 में कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किया गया। ठीक है। फिर इसके बाद में जो है हमारे
बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान। ये रोलैक्ट एक्ट जो है हमारा 1919, इसमें मुख्य प्रावधान है और क्यों अन्यायपूर्ण है, उद्देश्य और परिणाम जो है मुख्य प्रावधान जो है कि इसमें राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान था। फिर इसके ये अन्यायपूर्ण क्या था, क्यों था? क्योंकि इसके भारतीयों के नागरिक जो मतलब भारतीय नागरिक थे, उन पर आज़ादी प्रहार था, मतलब आज़ादी के लिए प्रहार था, ठीक है? भारतीय सदस्यों की सहमति के पास किया गया ऐसा कानून था ये, ठीक है? फिर इसका उद्देश्य था कि भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए किया गया था ये, ठीक है? फिर ये जो इसके बाद में 6 जो मतलब इसके परिणाम जो थे, 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आंदोलन आयोजन किया। फिर विभिन्न शहरों में रैली जुलूस, रेलवे वर्कशॉप्स में कामगारों की हड़ताल हुई थी। दुकानें बंद हो गई, स्थानीय नेताओं का हिरासत में ले लिया गया। फिर बैंक, डाकखानों एवं रेलवे स्टेशन पर हमला किया गया। इसके बाद में जलियांवाला हत्याकांड की बात करें, मुख्य घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित हुआ। कानून का विरोध प्रकट करने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ जलियांवाला बाग में एकत्रित हुई थी, ठीक है? शहर से बाहर के होने के कारण वहां जुटे लोगों को ये पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया गया। मार्शल लॉ कानून जो होता है, ये एक ऐसा कानून होता है जिसमें सेना कानून होता है। सेना को ये अधिकार होते हैं कि किसी भी तरीके से अगर उनको किसी पे शक होता है तो वो अपनी तरीके से उसको हल कर सकते हैं या फिर उस पे गोली भी चला सकते हैं। जनरल डायर वहां पहुंचा और मैदान से बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए तथा भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई, सैकड़ों लोग मारे, ठीक है? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव ये हुआ कि उत्तर भारत के सारे शहरों में लोग सड़कों पे उतर आए। हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने जो निर्ममतापूर्ण रवैया अपनाया था, वो अपना अपमानित और आतंकी किया। तो मतलब उन्होंने कुछ ऐसा रूप रवैया लिया जो कि मतलब अच्छा नहीं था। सत्याग्रह को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों अंग्रेजों को सलाम करने के लिए मजबूर किया। फिर लोगों को कोड़े मारे गए और गुजरांवाला पंजाब के गांवों पर बम बरसाए गए। जो इसके बाद में फिर हिंसा फैलते देख गांधी जी ने रोलेट एक्ट सत्याग्रह जो था वो वापस किया, ठीक है? खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है जो ऑटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। यह अफवाह फैल गई थी कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी, इसलिए खलीफा की तात्कालिक सत्ता की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं द्वारा बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया? रोलेट सत्याग्रह की असफलता के बाद से ही महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के समीप लाए ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया, ठीक है? असहयोग आंदोलन, असहयोग क्यों? भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से हुई। यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले लेते तो ब्रिटिश शासन रह जाएगा। तो असहयोग आंदोलन के चलन में सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटाना, सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालत तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। असहयोग आंदोलन जो था 1921 जनवरी 1921 से लेकर फरवरी 1922 तक चला। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस अधिवेशन सितंबर 1920 असहयोग पर स्वीकृति, अन्य नेताओं द्वारा दिसंबर 1920 से स्वीकृति पर मोहर तथा इसकी शुरुआत पर सहमति की गई। विभिन्न सामाजिक समूह जिन्होंने भाग लिया, शहरों में मध्य वर्ग, विद्यार्थियों, शिक्षक, वकील, ग्रामीण इलाकों में किसान व आदिवासी, बागानों में मजदूर आदि सभी ने इसमें हिस्सा लिया। उनके दोहरे लक्ष्य थे स्वराज की प्राप्ति, खिलाफत के मुद्दे को समर्थन ताकि हिंदू मुस्लिम एकता लाई जा सके। आंदोलन की समाप्ति फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि चोरा चोरी में हिंसक घटना हुई थी। जो इसके बाद में फिर जो हमारा आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं थी, विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलनों में हिस्सा लिया, परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी के लिए स्वराज का भिन्न अर्थ भिन्न था। प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में लेते हुए स्वराज्य का मतलब एक ऐसा युग लिया जिसमें उनके कभी
सभी कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन की और असहयोग आंदोलन की समाप्ति से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होने तक मुख्य घटनाएं। फरवरी 1922 गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद हुआ। फिर सी आर दास तथा द्वारा स्वराज पार्टी 1923 का गठन ताकि प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा ले सके। फिर इसके बाद जो है हमारा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पादक की कीमतों में भारी गिरावट आई। साथ ही 1930 तक ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल। 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशील का अध्ययन किया जा सके। ठीक है। फिर 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन किया गया। 1929 में लॉर्ड इरविन द्वारा डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किया गया। कांग्रेस के भीतर जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस जैसे तेज तर्रार व आक्रामक तेवर वाले नेताओं का उदय हुआ। फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन में स्वराज्य पूर्ण स्वराज की मांग की गई। कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस जैसे तेज तर्रार नेताओं का उदय हुआ। ठीक है। नेताओं के द्वारा 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अब जो गोलमेज सम्मेलन है, ये 3 सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे ताकि भारत के भावी संविधान 1930 से जनवरी 31, द्वितीय जो था हमारा 1931 से लेकर दिसंबर 1931, फिर तृतीय जो था हमारा नवंबर दिसंबर 1932। तो इसमें क्या किया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सिर्फ द्वितीय गोलमेज में भाग लिया गया। नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन 1930। जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगे रखी। ये मांगे उद्योगपति से लेकर किसान तक विभिन्न तबके से जुड़ी हुई थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने की थी। लॉर्ड इरविन इनमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा की 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया। यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। ठीक है। फिर जो हमारे जो पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से 1931 तक गांधी इरविन समझौते की वजह से स्थगित हुआ। 1932 में दोबारा शुरुआत और 1934 में समाप्त हो गया। इसकी मुख्य घटनाएं थी कि देश के विभिन्न हिस्से में नमक कानून का उल्लंघन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराब की दुकानों की पिकेटिंग और वन कानूनों का उल्लंघन किया गया था। ब्रिटिश सरकार प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेताओं का हिरासत में लिया गया, नरमम दमम, शांतिपूर्ण सत्याग्रहों पर आक्रमण, महिलाओं व बच्चों की पिटाई, लगभग 1 लाख गिरफ्तार हुए थे। आंदोलन में भाग लेने वाले अमीर किसान ऊंचे लगान के विरोध में थे। गरीब किसान ऊंचा भाड़ा तथा ऊंचा लगान। व्यवसायी वर्ग औपनिवेशिक सरकार की व्यवसायिक नीतियों के खिलाफ थे। महिलाएं महात्मा गांधी से प्रेरित होकर, ठीक है, कुछ स्थानों पर मजदूर। फिर यहाँ जो था यह कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था। असहयोग आंदोलन में लक्ष्य स्वराज्य, इस बार पूर्ण स्वराज की बात थी। ठीक है। असहयोग आंदोलन में असहयोग में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था, जबकि इस आंदोलन में कानून तोड़ना शामिल था। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी। अनुसूचित की भागीदारी नहीं थी क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों की अनदेखी कर रही थी। फिर मुस्लिम संगठनों का सविनय अवज्ञा के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था क्योंकि 1920 में के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू सभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी थी। दोनों समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। सामूहिक अपनेपन का भाव उत्पन्न हुआ था। वे कारक जिन्होंने भारतीय लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया तथा सभी भारतीय लोगों के एक किया। सबसे पहले चित्र व प्रतीक। भारत माता की छवि, प्रथम छवि बंकिम चंद्र द्वारा बनाई गई। इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने में मदद मिली। लोक कथाएं। राष्ट्रवादी घूम घूम कर इन लोक कथाओं का संकलन करने लगे। ये कथाएं परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती थी तथा अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने तथा अतीत में गौरव का भाव पैदा करने या करती थी। ठीक है। फिर चिन्ह जो है, उदाहरण झंडा। बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा हरा पीला लाल जिसमें 8 कमल थे। 1921 तक आते आते महात्मा गांधी ने भी सफेद हरा और
लाल रंग का तिरंगा तैयार कर लिया था। ठीक है, फिर इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई। ठीक है, और इसमें क्या था कि बहुत से भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए, और बाकी भारतीय गर्व का अनुभव भी कर सके। मतलब भारतीय इतिहास को इस तरीके से पुनर्व्याख्या करनी चाहिए जो कि लोगों में मतलब देश के प्रति और ज्यादा अपनापन महसूस हो। ठीक है, गीत जैसे वंदे मातरम 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह गीत लिखा। मातृभूमि की स्तुति के रूप में यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया था। ठीक है ना, ये कुछ प्रश्न है आपके। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। अच्छा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करते रहें। मैं देखता हूँ आते तो बहुत सारे लोग हैं चैनल वीडियो को देखने के लिए, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता चैनल को, ना ही लाइक करते हो आप। देखिए, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो देखते हैं। ये एक मैप भी दे रखा है इसमें। देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा भूमंडलीय परत विश्व का बनना। ठीक है, ये हिस्ट्री का ही हमारा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर जो कि सिलेबस में है आपके। मैं इस वीडियो में पूरे जितने भी चैप्टर है कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर इसमें करा दूँ। ठीक है, तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना परिचय वैश्विक दुनिया के निर्माण का एक लंबा इतिहास है। व्यापार का प्रवास का काम की तलाश में लोगों का अ, पूंजी की आवाजाही का और बेहद कुछ मतलब बहुत कुछ जैसा कि हम आज अपने हमारे जीवन में वैश्विक अंतर संबंध के नाटकीय और दृश्य संकेतों के बारे में सोचते हैं, हमें उन चरणों को समझने की आवश्यकता है जिनके माध्यम से यह दुनिया जिसमें हम रहते हैं उभरा है, उसको वैश्वीकरण कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है कि प्राचीन काल में देखे जाए तो यात्रियों व्यापारियों और पुजारियों तथा तीर्थ यात्रियों ने जान अवसर तथा आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय की। वैश्वीकरण क्या होगा, ये वस्तुओं का प्रवाह वैश्वीकरण कहलाता है, या फिर भूमंडलीयकरण कहलाएगा, या फिर ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, वे अपने साथ समान पैसा, मूल्य, कौशल, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि रोगाणु और बीमारी या भी ले गए। ठीक है, अच्छा, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और आपके पास में हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे, इसलिए आप बराबर में जो घंटी है उसको भी दबाएं। ठीक है, देखिए, फिर इसके बाद में जो पॉइंट है हमारा 3000 ईसा पूर्व एक सक्रिय तटीय व्यापार ने सिंधु घाटी की सभ्यता को वर्तमान पश्चिम एशिया से के साथ जोड़ा। ठीक है, फिर रेशम मार्ग ने चीन को पश्चिम से जोड़ा। भोजन ने अमेरिका से यूरोप यूरोप और एशिया की यात्रा को जोड़ा। ठीक है, फिर नूडल्स चीन से इटली की यात्रा करते हुए स्पेगेटी बन गया। यूरोपीय विजेता अमेरिका में चेचक के रोगाणु ले गए। एक बार प्रस्तुत किए जाने के बाद यह महाद्वीप में गहरे फैल गया। ठीक है, ये कुछ बीमारियां भी साथ के साथ गई हैं, और कुछ बीमारियां भारत में भी आई हैं। ठीक है, फिर 19वीं शताब्दी में 1815 से 1914 तक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। फिर ब्रिटिश मांग को पूरा करने के लिए रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में खाद्य उत्पाद का विस्तार हुआ। ब्रिटेन में कॉर्न लॉ लागू, उद्योगपति और शहरी निवासियों ने सरकार को कॉर्न लॉ को खत्म करने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी जैसे रेलवे, स्टीम शिप, टेलीग्राफ से वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप ने अफ्रीका और एशिया को उपनिवेश के रूप में जीत लिया। भारत से गिरमिटिया श्रमिकों का प्रत्यायन हुआ। ठीक है, ये सभी क्या है हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि 19वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण को पता चल जाएगा। ठीक है,
इसके बाद जो है हमारे अंतर्युद्ध अर्थव्यवस्था, जो कि दो विश्व युद्धों के बीच का जो समय है उसके बाद उसके लिए चर्चित होता है। सॉरी। तो इसमें क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कर्जदार की बजाय कर्जदाता में बदल दिया गया। कब की बात है ये? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ठीक है, 1914 से 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला था हमारा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है यूरोप में गेहूं का उत्पादन कम हुआ, लेकिन कनाडा, अमेरिका और अमेरिका में बढ़ा था ये। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपका। ठीक है, इसके बाद जो है इसके बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन और खपत का उदय हुआ। ठीक है, इसके साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1929 की आर्थिक महामंदी ने यूरोपीय दुनिया को प्रभावित किया। कौन से ने? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, और भारत का निर्यात और आयात गिर गया। आपको पता होगा कि निर्यात और आयात होता क्या है। निर्यात होता है कि किसी भी वस्तु का जो भी आपके देश में मतलब निर्माण हो रहा है किसी वस्तु का, उसको दूसरे देश में बेचना या फिर दूसरे देश को देना, वो निर्यात होगा। ठीक है, आयात की बात करूं तो आयात एक ऐसी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं को दूसरे देशों से अपने देशों में मंगाया जाता है, तो वो आयात होता है। ठीक है, और आयात और निर्यातों पे ना ज्यादातर बहुत ज्यादा मात्रा में शुल्क होती है। ठीक है, और ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ये शुल्क लगाई जाती थी। भारतीय वस्तुओं का अगर किसी भी देश में मतलब निर्यात किया जाता था तो उस पे भारी शुल्क लगाई जाती थी। ठीक है, भारत के लिए कोई वस्तु आती थी तो जैसे मतलब मतलब ब्रिटिश शासन के टाइम पर किसी वस्तु का निर्माण हो रहा था। सपोज करिए भारत एक ना सपोज क्या करना, वैसे तो था ही भारत एक वस्त्र के रूप में या शिल्प हस्तशिल्प में नंबर 1 था। यूरोप में भारत का जो कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है, जिसकी पूरे यूरोप में बहुत बड़ी मांग थी। तो भारतीयों के साथ में जो उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश शासन था, भारतीय उद्योग पर बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्यात शुल्क लगाया गया। ठीक है, जिसके कारण जो भारतीय उद्योग था उसकी मांग बहुत कम होती चली गई। मांग कम होने के कारण क्या था कि जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे वो बिल्कुल नष्ट हो गए। ठीक है, क्योंकि जो इंग्लिश सरकार थी मतलब ब्रिटिश शासन था, उन्होंने क्या किया हुआ था कि जो भारत में उनकी वस्तुएं मतलब निर्यात होती थी, ठीक है, उस पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं था। वो टैक्स फ्री थी, शुल्क फ्री थी। ठीक है, और साथ ही साथ जो भारतीय वस्तुएं थी उनका आयात अगर कहीं किया जा रहा है बेचने के मकसद से, तो उस पर भारी मात्रा में शुल्क लगाया जाता था या टैक्स लगाया जाता था या कर लगाया जाता था। तो जिससे क्या था कि भारतीय वस्तु जो थी उनका जो पूरे विश्व में प्रचलन था, मांग थी, वो कम होती गई। क्योंकि जो भारतीय वस्तुएं थी वो सभी प्रतिस्पर्धा में आ गई। सब मान लीजिए अगर भारतीय वस्तु का मूल्य जो है, अगर किसी भी वस्तु का मूल्य 50 रुपये है, ठीक है, और वो जैसे मतलब 50 रुपये है और वो वस्तु को भारत से बाहर भेजना है या बेचना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस पर 60 रुपये के आसपास का टैक्स लगा देंगे। जिससे क्या होगा कि भारत की जो वस्तु है 110 रुपये की हो जाएगी। और फिर जो मतलब मार्केट वैल्यू जो है उसकी बढ़ने के बाद में दूसरे देशों में जाके अपनी जो वस्तुएं होंगी ब्रिटिश सरकार की, उनकी मात्रा जो है वो 30-40 रुपए के आसपास की होगी। तो वो अगर वो भारत से बिल्कुल भी कम रुपए में बेचे, तो भारत की तो 110 की तो वो नॉर्मली पड़ रही है। ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा कि वस्तुओं का जो अमेरिकन या मतलब जो भी बाहरी वस्तुएं होंगी, उससे भारतीय वस्तुएं प्रतिस्पर्धा में हार जाएंगी। ठीक है, और हारने के बाद में क्या होगा कि उन वस्तुओं की मात्रा मतलब जो भारतीय वस्तुएं होंगी उनकी क्वालिटी भी घटेगी फिर, जिसके कारण। ठीक है ना, तो इस तरीके से आयात निर्यात होता है। किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था इससे। ठीक है, शहरी क्षेत्र में औद्योगिक निवेश बढ़ा था। फिर जो युद्ध के बाद, सॉरी, युद्ध के बाद का युग मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का युग जो है,
इसमें क्या था कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ विश्व शक्ति के रूप में उभरे हुए थे। ठीक है। फिर ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा, एक सेकेंड, देखिए, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना की। फिर एशिया और अफ्रीका देशों का उपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, G77 का गठन जिसने नए आर्थिक विश्व व्यवस्था की मांग की। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली का अंत हुआ और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शुरुआत और वैश्वीकरण शुरू हुआ। ठीक है। वैश्वीकरण क्या होता है? वस्तुओं का फ्लो, मतलब आदान प्रदान करना, वैश्वीकरण कहलाएगा। ठीक है। फिर कुछ पॉइंट है। भूमंडलीकरण दुनिया भर में आर्थिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक प्रणाली का एकीकरण। इसका मतलब यह है कि वस्तु और सेवाओं, पूंजी और श्रम का व्यापार दुनिया भर में किया जाता है। देशों के बीच सूचना और शोध के परिणाम आसानी से प्रवाहित होते रहते हैं। तो ये सभी क्या होगा? व्यावसायिक भूमंडलीकरण होगा। ठीक है। फिर रेशम मार्ग ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा मतलब रेशम को भारत में लाया गया था, तो उस मार्ग को रेशम मार्ग बोला जाएगा। ठीक है। देखिए, सिल्क रूट भी उसको कहा जाता है, एक ऐतिहासिक मार्ग या ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग जिसके द्वारा जो कि दूसरी शताब्दी ईसवी, मतलब ईसा पूर्व जो है 14वीं शताब्दी तक, यह चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस और इटली को पीछे छोड़ते हुए एशिया से भूमध्य सागर तक फैला था। उस दौरान हुए भारी रेशम व्यापार के कारण इस सिल्क रूट को करार दिया गया था। मतलब जिन रास्तों से सिल्क को लेकर आया जाता था, या फिर ये कह सकते हैं कि ये भी कह सकते हैं कि जिन रास्तों से सिल्क को भारत में या फिर दूसरे देशों में लेके ले जाना किया जाता था, तो वे सभी क्या थे? हमारे सिल्क रूट या सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग इनको कहा जाता था। ठीक है। फिर कॉर्न लॉ को पढ़ने से पहले आप अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और बराबर में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इसके बाद देखिए, कॉर्न लॉ। सरकार यूके को मक्का के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति देने वाले कानूनों को आमतौर पर कॉर्न लॉ के रूप में जाना जाता है। तो इसमें क्या था कि सरकार के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति देने, तो इसमें सरकार को जो आयात करना था, मतलब दूसरे देशों से मंगाना था, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कॉर्न लॉ बोला गया था। ठीक है। फिर रिंडरपेस्ट प्लेग। रिंडरपेस्ट एक तेजी से फैलने वाला पशु प्लेग है जो अफ्रीका में 1880 के दशक के अंत में फैला हुआ था। ठीक है। एक ये बीमारी है। ब्रिटेन वुड्स संस्थान, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ और विश्व बैंक को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में विश्व अर्थव्यवस्था के क्रमिक विकास के लिए बनाया गया था। ठीक है। गिरमिटिया अनुबंधित श्रमिक, अनुबंध के तहत एक बंधुआ मजदूर जो अपने नियोक्ता या मालिक के पास एक निश्चित समय काम करने के बाद अपने देश लौटने को आजाद होता है। श्रम का प्रवाह, काम की तलाश में नए क्षेत्रों में लोगों का प्रवासन, जो मतलब श्रम का प्रवाह क्या है कि प्रवासन मतलब कि एक काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये प्रवासन होगा या ठीक है श्रम का प्रवाह होगा। ये होसे, त्रिनिदाद वार्षिक मुहर्रम के जुलूस को होसे कहा जाता है। ठीक है। इमाम हुसैन के लिए नामक एक विशाल उत्सवी मेले में बदल दिया गया जिसमें सभी जातियों और धर्मों के कार्यकर्ता शामिल हुए। ठीक है। फिर इसके बाद है G77। G77 विकासशील देशों द्वारा एक नए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आदेश NEO की मांग करने वाला एक समूह था जो इन देशों को उनके राष्ट्रीय संस्थानों, कच्चे माल, निर्मित वस्तुओं और उनके बाजारों पर वास्तविक नियंत्रण प्रदान करेगा। ठीक है। वीटो एक कानून या निकाय द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार जो है वो वीटो पावर होती है, वीटो कहलाता है। मतलब एक ऐसा अधिकार जिसमें सरकार के द्वारा किसी भी कानून को अस्वीकार किया जा सकता है, तो वो वीटो पावर होता है। ठीक है। टैरिफ एक देश के आयात या निर्यात पर दूसरे देश द्वारा लगाया जाने वाला कर,
प्रवेश के बिंदु पर शुल्क लगाया जाता है, अर्थात सीमा या हवाई अड्डों पर, तो ये टैरिफ होता है। विनिमय दरें, वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं को जोड़ती है। मोटे तौर पर दो प्रकार की विनिमय दरें होती है, निश्चित विनिमय दर और अस्थायी विनिमय दर। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा जो हिस्ट्री चैप्टर है, ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो फिर आप क्वेश्चन आंसर तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको बाद में देख लेना, वीडियो के बाद में मैं लिंक्स जो है वीडियो बिल्कुल शेयर कर दूंगा, पब्लिक कर दूंगा, तो आप उसको देख लेना। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद में चैप्टर 4 करते हैं। देखिए, औद्योगिकरण का युग जो है, देखिए औद्योगिकरण का युग की बात करें हम, तो यहाँ सबसे पहले एक सेकेंड, ये थोड़ा मुझे लग रहा है रोटेट करना पड़ेगा। देखिए, ऐसे ही बढ़ा देता हूँ मैंने। देखिए, औद्योगिकरण, यहाँ औद्योगिक क्रांति से पूर्व आदि औद्योगिकरण और यूरोप में औद्योगिकरण और उपनिवेशों में औद्योगिकरण, उदाहरण भारत। फैक्ट्री पर आधारित नहीं थी, उत्पादन व्यापारिक गिल्ड्स द्वारा नियंत्रित, गांव में किसानों एवं दस्तकारों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन। ठीक है, फिर गांव और शहरों के बीच घनिष्ठ संबंध। ठीक है, यूरोप में औद्योगिकरण की फैक्ट्रियों का निर्माण, उदय, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार तेज हुई इसमें, हाथ का श्रम और वाक्य की शक्ति, मजदूर की दयनीय स्थिति। फिर भारतीय कपड़े का युग, 18वीं शताब्दी में बुनकरों की स्थिति, भारत में फैक्ट्रियों का उदय और भारत में औद्योगिक विकास का अनूठापन, और साथ ही वस्तुओं का बाजार। ठीक है, एक फिर इसके बाद में जो पॉइंट है हमारा फैक्ट्रियों का आना। पहले कारखाने 1730 में के दशक में इंग्लैंड में खुले। इस नए युग का पहला प्रतीक कपास था। ठीक है, कपास की खेती, वो कपास सबसे पहले हुआ था शुरू। फिर कारक जिन्होंने इसे संभव बनाया, कई आविष्कार तथा बदलावों की श्रृंखला में से उत्पादन प्रक्रिया में सुधार आया। फिर इसके बाद में उत्पादन की सारी प्रक्रिया तथा प्रबंधन का एक ही, फिर साथ ही जो औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, औद्योगिकरण का मतलब सिर्फ फैक्ट्री उद्योग का विकास नहीं था, कपास तथा सूती वस्त्र उद्योग एवं लोहा व स्टील उद्योग में बदलाव काफी तेजी से हुए। ये ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। कपास 1840 के दशक में इंग्लैंड में रेलवे के विस्तार से हुआ। लोहा एवं इस्पात उद्योग का तेजी से विकास हुआ। 1840 के दशक में इंग्लैंड में रेलवे के विस्तार से, 1860 के दशक में उपनिवेशों में रेलवे के विस्तार से लोहा और इस्पात का विस्तार हुआ। ठीक है, इसके उद्योग का विस्तार हुआ था। फिर नए उद्योग परंपरागत उद्योग को आसानी से हाथियों पर धकेल नहीं सके। 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या 20% से कम थी। फिर परंपरागत उद्योग भाप से चलने वाले या लोहे व इस्पात उद्योग से प्रभावित नहीं थे, परंतु ये पूरी तरह से ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। बहुत सारे साधारण और छोटे छोटे आविष्कार इन गैर मशीनी उद्योगों का आधार थी। तो इसी के साथ में फिर हमारा जो पॉइंट है, हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वेतन कम था। उद्योगपति ऐसी कोई मशीन नहीं लाना चाहते थे जिससे मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और जिन पर खर्चा भी अधिक हो। फिर
बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीन से एक ही किस्म के उत्पाद बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे। बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकार वाली चीजों की काफी मांग थी, जो सिर्फ हाथ से बनाई जा सकती थी। फिर यहाँ इंग्लैंड में मजदूरों का जीवन, कुल मिलाकर मजदूरों का जीवन दयनीय था। श्रम की बहुतायत की वजह से नौकरियों की भारी कमी, नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। फिर बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी, इसलिए गरीबी बेरोजगारी आशंका की वजह से मजदूर नई प्रौद्योगिकी से जुड़ने लगी तथा मशीनों पर हमला करने लगे। 1840 के दशक के बाद रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई, क्योंकि सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बनाए गए, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, ये सभी कारण थे। ठीक है। फिर इसके बाद में जो पॉइंट है हमारा, उपनिवेशों में औद्योगिकरण। भारतीय कपड़ों का मशीनों से पहले का युग और मशीनों के बाद का युग। अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत की रेशमी और सूती उत्पादक का दबदबा था। फिर उसके बाद में 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूटने लगा था। उच्च किस्म का कपड़ा भारत से अर्मीनिया और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया लेकर जाते थे। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ने लगी, सूरत और तथा हुगली जैसे पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। बंबई तथा कलकत्ता एक नए बंदरगाह के रूप में उभरे। सूरत, हुगली और मुसलीपट्टनम प्रमुख बंदरगाह थे। ठीक है, मशीनीकरण से पहले की बात है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यापारी तथा बैंकर्स इस व्यापार के नेटवर्क में शामिल थे। फिर दो प्रकार के व्यापारी, आपूर्ति सौदागर तथा निर्यात सौदागर के रूप में वर्गीकृत हो गए। फिर इसमें व्यापार यूरोपीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता था तथा यूरोपीय जहाज के जरिए आता था। फिर इसमें जो आपका पॉइंट है, शुरुआत में भारत के कपड़ा व्यापार में कोई कमी नहीं। बंदरगाहों में पर बड़े जहाज मालिक तथा निर्यात व्यापारी दलाल के साथ कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागर से माल खरीद लेते थे। 18वीं सदी यूरोप में भी भारतीय कपड़े की भारी मांग थी। इसके बाद बुनकरों का क्या हुआ यूरोपीय कंपनियों के आने से? फिर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सत्ता स्थापित करने से पहले बुनकर बेहतर स्थिति में थे, क्योंकि उनका उत्पाद खरीदने वाले बहुत खरीदार थे तथा वे मोल भाव करके सबसे अधिक कीमत देने वाले को अपना सामान बेच सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद बुनकरों की स्थिति 17 बाद। यहाँ देखिए, भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। ठीक है, जो भारतीय व्यापार था पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर चल रहा था। कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों तथा दलालों को खत्म करके बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण, बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी की गई। बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ता नाम के वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति। ठीक है, बुनकरों व गुमास्ता के बीच अक्सर टकराव होता रहता था। बुनकरों को कंपनी से मिलने वाली कीमत बहुत ही कम थी। फिर मैनचेस्टर ब्रिटिश कपड़े का भारत आना। 19वीं सदी के आते आते बुनकरों के सामने नई समस्याओं का जन्म। 19वीं सदी के शुरुआत में भारत से सूती वस्त्र के निर्यात में भारी कमी। ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग का विकास, आयातित कपड़े पर आयत शुल्क का लगना तथा भारतीय बाजार में ब्रिटिश कपड़े की बिक्री। फिर इसके बाद में भारतीय बुनकरों की समस्या जो थी, नियमित बाजार का ढह जाना और स्थानीय बाजार का संकुचित हो जाना, अच्छी कपास का ना मिल पाना तथा ऊंची कीमत पर कपास खरीदने के लिए मजबूर होना। 19वीं सदी के अंत तक भारत में फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन शुरू हुआ तथा भारतीय बाजार में मशीनी उत्पाद की बाढ़ आने लगी। ठीक है, जो फिर आरंभिक फैक्ट्रियां थी, पहली सूती कपड़ा मिल बंबई 1854 में, पहली जूट मिल बंगाल में 1855, 1860 में कानपुर में एल्गिन मिल की स्थापना की गई, 1874 में मद्रास में प्रथम कताई और बनाई मिल। भारत में फैक्ट्रियों का आना 19वीं सदी से शुरू हुआ। भारतीय मजदूरों की दशा, ज्यादातर मजदूर अस्थायी तौर पर रखे जाते थे, फसलों की कटाई के समय गांव लौट जाते थे, नौकरी मिलना कठिन था, जॉबर मजदूरों की जिंदगी को पूरी तरह से नियंत्रित करते थे। ठीक है, फिर इसके बाद में जो है प्रारंभिक उद्यमी जो है ये चीन के साथ व्यापार में शामिल थे। उदाहरण के लिए बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर, इन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाई।
फिर इसके बाद में बंबई में डेनसा पेटिट और जे एन टाटा, जमशेदजी टाटा, मतलब जमशेदजी टाटा को तो आप जानते ही हैं, ठीक है। सी हुकुमचंद ने कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाई। जी डी बिड़ला ने भी यही किया। मद्रास के कुछ सौदागर जो वर्मा मध्य पूर्व तथा पूर्व अफ्रीका से व्यापार करते थे, कुछ वाणिज्यिक समूह जो भारत के भीतर ही व्यापार करते थे, ठीक है। फिर इसके बाद में प्रारंभिक मजदूर जो है, ज़्यादातर मजदूर आसपास के जिलों से आते थे। अधिकांशतः वे किसान तथा कारीगर जिन्हें गांव में काम नहीं मिलता था। उदाहरण के लिए बम्बई के सूती कपड़ा मिल में काम करने वाले ज़्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आते थे। फिर इसके बाद में औद्योगिक विकास का अनूठापन जो है उसके बारे में पढ़ें। भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाले यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ खास तरह की उत्पादन में दिलचस्पी थी, खासतौर पर उन चीज़ों में जो निर्यात की जा सके भारत में बेचने के लिए। चाय, कॉफी, नील, जूट, खनन उत्पाद। भारतीय व्यवसायियों ने वे उद्योग लगाए 19वीं सदी के आखिर में जो मैनचेस्टर उत्पाद से प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे। फिर उदाहरण के लिए धागा, जो जो कि आयात नहीं किया जाता था, तो कपड़े की बजाय धागे का उत्पादन किया जाता था, ठीक है। फिर 20वीं सदी के पहले दशक में भारत में औद्योगिकरण का ढर्रा बदल गया। फिर स्वदेशी आंदोलन लोगों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। इस वजह से भारत में कपड़ा उत्पादन शुरू हुआ। आगे चलकर चीन के को धागे का निर्यात घट गया, मतलब जो चीन से जो धागा मंगाया जाता था उसका निर्यात मतलब घट गया। इसके बाद में इस वजह से धागा उत्पादक कपड़ा बनाने लगे। 1900 से लेकर 1912 के बीच सूती कपड़े का उत्पादन दुगना हो गया। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में औद्योगिक उत्पादन को तेजी से बढ़ाया। नई फैक्ट्रियों की स्थापना की गई क्योंकि ब्रिटिश मिल युद्ध के लिए उत्पादन में व्यस्त थी। सॉरी। फिर इसके बाद में लघु उद्योगों की बहुविधता। फैक्ट्रियों के विकास के बावजूद बहुत कम औद्योगिक केंद्र, मुख्यतः बंगाल और बंबई, श्रमिकों का बहुत छोटा प्रतिशत फैक्ट्रियों में काम करता था। 1911 में 5%, 1921 में 10% केवल। ज़्यादातर श्रमिक अभी भी गली मोहल्ले में स्थित छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में काम करते थे। कई आविष्कारों की वजह हथकरघा उद्योग की तकनीक में सुधार तथा हथकरघा वस्त्र के उत्पादन में लगातार वृद्धि होने लगी। ऐसा ही एक आविष्कार था फ्लाई शटल। कुछ बुनकर मिलों के साथ इस प्रतिस्पर्धा का मुकाबला बेहतर तरीके से कर पाए। उदाहरण के तौर के लिए महीन का कपड़ा बनाने वाले, क्योंकि इस किस्म के कपड़े के लिए की मांग खराब फसल की स्थिति में भी उतार चढ़ाव नहीं आती। अब ये जो वस्तुओं के बाजार बनाने के तरीके किस तरीके से थे, तो सबसे पहले विज्ञापन, ठीक है, विज्ञापन अखबार तथा पत्रिका, लेबल, कैलेंडर आदि, ठीक है। तो देखिए, कुछ की चीज़ों के प्रचार के लिए बालकृष्ण की छवि इस्तेमाल की जाती थी। भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर प्राय विदेश में बनी चीज का स्थानीय संबंध दिखाने के लिए की जाती थी, ठीक है। फिर मैनचेस्टर के उत्पादक लेबर पर मैनचेस्टर में बनी मोटे अक्षर वाल के वस्तु की गुणवत्ता दिखाने के लिए लिखवाते थे। कैलेंडर का प्रयोग उत्पाद को व्यक्तियों के बीच पहुंचाने के लिए किया जाता था जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, ठीक है। फिर यहाँ भारतीय निर्माता द्वारा अपने उत्पाद के माध्यम से राष्ट्रवादी संदेश दिया गया। यदि आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो इन चीज़ों को खरीदें, मतलब कुछ इस तरीके के लेबल उन पर लगाए जाते थे, ठीक है। अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिले। तो उसके लिए बराबर में एक घंटी दिख रही होगी, वो दबाएं, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा पॉइंट है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, घटनाक्रम जो है उनको सबसे पहले जो है हमारा 1600 ईस्वी, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। 1730 में इंग्लैंड में फैक्ट्रियों की शुरुआत। 1760 में ब्रिटेन ने अपनी सूती मिलों को खपत के लिए कपास का आयात प्रारंभ किया। फिर 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा हुआ। 1767 में रिचार्ड आर्कराइट द्वारा सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा। 1781 में जेम्स वाट द्वारा स्टीम इंजन का आविष्कार पेटेंट होना। फिर 1785 में कार्टराइट ने बिजली से चलने वाले करखों का आविष्कार किया जो भाप का इस्तेमाल कातने बुनने के लिए करते थे। फिर इसके बाद में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके डेट के साथ में 1830 से 40 द्वारका नाथ टैगोर द्वारा बंगाल में 6 संयुक्त उद्यमों कंपनियों की शुरुआत की गई। 1840 में औद्योगिकरण के पिछले चरण में ब्रिटेन अग्रणी उत्पादक बना। 1850 में लंदन में रेलवे स्टेशनों का विकास किया गया। फिर 1854 में मुंबई में पहली कपास मिल कपड़ा मिल की स्थापना की गई। 1855 में बंगाल में पहली जूट मिल का खुलना। 1860 में अमेरिकी गृह युद्ध से कपास की आमद जो थी बंद और कानपुर एल्गिन मिल खुली गई। ठीक है। और फिर 1861 में अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल की स्थापना की गई। 1863 में लंदन में भूमिगत रेलवे की शुरुआत की गई। फिर उसके बाद में 1873 में ब्रिटेन से लोहा इस्पात का निर्यात प्रारंभ हुआ। 1874 में मद्रास में पहली करखा मिल मशीन द्वारा उत्पादन प्रारंभ हुआ। 1900 ईस्वी में ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने किताब प्रकाशित की थी जिसकी जिल्द पर तस्वीर में नई सदी के उदय डॉन ऑफ सेंचुरी का ऐलान था। फिर इसके बाद जो है हमारा 1912 में पहली लोहा इस्पात कंपनी की शुरुआत हुई जे.एन. टाटा द्वारा जमशेदपुर में की गई। ठीक है। 1917 में कोलकाता में पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी सेठ हुकुमचंद ने चीन से व्यापार किया। 1941 में 35% से ज़्यादा हथकरघा में फ्लाई शटल का प्रयोग किया गया। कुछ पॉइंट्स जो हैं, प्राच्य शब्द उन देशों के लिए प्रयोग किया जाता है जो यूरोप के पूर्व में स्थित हैं। पूंजी यह मुद्रा की बड़ी मात्रा है जिसका निवेश किया जाता है या व्यापार या उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। समाजवादी, जिसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति का समान हिस्सा होता है तथा मुख्य उद्योगों का स्वामित्व और नियंत्रण सरकार का होता है। स्पिनिंग जेनी एक सूत कातने की मशीन जो जेम्स गिव्स लिवर्स द्वारा 1764 में बनाई गई थी। स्टेपल, एक व्यक्ति जो देशों के हिसाब से उनको स्टेपल करता या उसे काटता है। फुलर्स, चुंटों के सहारे कपड़े को समेटता है। कार्डिंग, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि के रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे। ठीक है। नए आविष्कार जो हैं और आविष्कारक जो हैं, फ्लाई शटल जॉन के द्वारा, भाप इंजन न्यूकॉम और जेम्स वाट, स्पिनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है। फिर इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस है, उनके बाद हमें नेक्स्ट उसको देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कर लो भाई, कर लो। इसके बाद में हमारा जो लास्ट चैप्टर है इस बुक का, हिस्ट्री का, जो आपके सिलेबस में सबसे लास्ट चैप्टर आ रहा है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है। इसमें सबसे पहले शुरुआत में छपी पुस्तकें जो हैं। ठीक है। चीन, जापान एवं कोरिया में मुद्रण की सबसे पहली तकनीक हुई। 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रखकर किताबें छापी जाने लगी थी। प्रारंभिक चीनी किताबें एकॉर्डियन शैली में बनाई जाती थी। सिविल सेवा में नियुक्ति हेतु आवश्यक पुस्तक की पूर्ति के लिए चीन मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक रहा। फिर व्यापारी जो अपने रोजमर्रा के कारोबारों की जानकारी के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। संघाई मुद्रण संस्कृति का नया केंद्र बन गया। चीन बौद्ध प्रचारक अपने साथ 1768 से 1770 ईस्वी में अपने साथ छपाई की तकनीक लेकर जापान गए। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र 863 ईस्वी में
छपी। मुद्रण का यूरोप जाना। सिल्क रूट के माध्यम से 11वीं शताब्दी में चीनी कागज यूरोप पहुंचा। 1925 में मार्को पोलो चीन से मुद्रण का ज्ञान लेकर इटली गए। फिर किताबों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अब पुस्तक विक्रेता सुलेखक या कातिब को रोजगार देने लगे। हस्तलिखित पांडुलिपियों के माध्यम से पुस्तकों की भारी मांग को पूर्ण कर पाना असंभव था। योहान गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल पल बढ़कर बड़ा हुआ। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरन की मशीनें देखता आया था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी। फिर सुनारी और अंत में उसने शीशे की इच्छित आकृति में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। अपने ज्ञान और अनुभव को का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का आदर्श बनी और साँचे का उपयोग अक्सर के धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 में तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया और इससे सबसे पहली जो पुस्तक छपी बाइबल थी। तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार है ये कि सबसे पहले जो छापा मशीन है या छापा कारखाने या प्रिंटिंग मशीन है उसका आविष्कार किसने किया था? योहान गुटेनबर्ग। ठीक है। और उससे छपने वाली पुस्तक कौन सी थी? बाइबल। और उस पुस्तक को मतलब उस मशीन को कब बनाया गया? 1448 में। शुरू में छपी किताब अपने रंग रूप में और साज सज्जा में हस्तलिखित जैसी ही थी। 1440 1550 के मध्य यूरोप के ज्यादातर देशों में छापे खाने लग गए थे। मुद्रण क्रांति और उसका असर। छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई में लगने वाली लागत व श्रम कम हो गई। छपाई में किताबों की कीमत गिरी। बाजार किताबों से पट गई। ठीक है। पाठक वर्ग की भी बेहतर होता गया। फिर मुद्रण क्रांति के कारण पहले जो जनता श्रोता थी अब वह पाठक भी बदल गए। अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच गई थी। धार्मिक विवाद एवं प्रिंट का डर। अधिकांश लोगों को यह भय था कि अगर मुद्रण पर नियंत्रण नहीं किया गया तो विद्रोही एवं अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर किंग ने अपने लेखकों के माध्यम से कैथोलिक चर्च की कुरीतियों का वर्णन किया। न्यू टेस्टामेंट में के लूथर के तजुर वर्ग के कारण चर्च का विभाजन हो गया एवं प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। धर्म विरोधियों को सुधारने हेतु रोमन चर्च ने इक्विलिजन आरंभ किया। 1558 में रोमन चर्च ने प्रतिबंधित किताबों की सूची प्रकाशित की। पढ़ने का जुनून। अलग अलग संप्रदायों की चर्चों ने गांवों में स्कूल किए और किसानों कारीगरों को शिक्षित करने लगे। यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षरता 60 से 80% तक हो गई। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या एक पैसे किताब बेचने वालों को चैपमैन कहा जाता था। फ्रांस में बिब्लियोथिक ब्लू का चलन था जो सस्ते कागज पर छपी और नीली जिल्द में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकों को छापने के लिए एक मुद्रणालय की स्थापना की गई। जर्मनी के कीम्र बंधुओं ने बरसों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाओं को एकत्र कर 1812 में उन्हें छापा। 17वीं शताब्दी में ही किराए पर पुस्तक देने वाले कई पुस्तकालयों के उपयोग मजदूरों आदि को शिक्षित करने के लिए किए गए। 18वीं शताब्दी में पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ जिनमें समसामयिक घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो घटनाक्रम है उनको या घटना चक्रों को भी प्रकाशित किया जाने लगा। फिर साथ ही टॉमस पेन, वोल्टेयर और जिया जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें भी भारी मात्रा में छपी व पढ़ी जाने लगी, जिससे विज्ञान तर्क और विवेकवाद के उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में जगह पाने लगी।
इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला सीलिंग श्रृंखला के तहत छापी गई। 1930 के आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों को बिक्री गिरने का भय हुआ, इसलिए उन्होंने सस्ते पेपर बैंक संस्करण छापे। भारत का मुद्रण संसार। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपराएं थी। पांडुलिपियां ताड़ के पत्रों या पांडुलिपियां जो थी वो ताड़ के पत्रों पे या पत्तों पे या हाथों से बने कागजों पर नकल कर बनाई जाती थी। उनकी उम्र बढ़ाने के विचार से उन्हें जिल्द या तख्ती में बांध दिया जाता था। पूर्व उपनिवेशिक काल में बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु अपनी याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बराबर में आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन बेल, उसको बजाएं। इसके बाद में मुद्रण संस्कृति का भारत। प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटिंग प्रेस से पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा पुर्तगाली धर्म प्रचारक के साथ आया। फिर 1674 में तक कोंकणी एवं कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 पुस्तकें छापी जा चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहला तमिल किताब छापी। 1713 में उन्होंने पहली मलयालम पुस्तक जो छापी थी। जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन आरंभ किया। गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का प्रकाशन आरंभ किया था। फिर इसके बाद जो महिलाएं मुद्रण एवं सुधार, जैन ऑस्टिन ब्राउन, बहने जॉर्ज एलियट आदि के लेखन से नई नारी परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति थी। महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी। इसलिए मध्यवर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज्यादा हो गया। राजा राम मोहन राय ने 1821 से कुमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। 2 फारसी अखबार जाम ए जहां नामा और शमसुल अखबार 1882 में प्रकाशित हुए। 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। 1776 में राज सुंदरी देवी की आत्मकथा अमार जीवन प्रकाशित। 1880 में ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत पर रोष जाहिर किया। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने से उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। इसके बाद 1871 में ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। कानपुर के मील मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े का सवाल लिख और छापकर जातीय एवं वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। आयरिश प्रेस एक्ट की तर्ज पर 1878 में भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किए गए। एक्चुअली ये जो है आपके प्रिंटिंग प्रेस के टाइम में, मतलब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होने के बाद में जो पुस्तकें छापी गई हैं उनके बारे में ये विवरण है। ठीक है, कौन सी किताबें किसने कब छापी, कौन से समय पर किस समाज सुधारक ने किस किताब का उदय किया, कौन सी कंपनी या उद्योग कब स्थापित किए गए, ये सभी इसमें है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा जो प्रथम कथन है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, जो कि मार्टिन लूथर किंग द्वारा लिखा गया था। छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है।
इसमें बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। लुई सेबेस्तिये मार्सिये के द्वारा ये लिखित कथन है। ठीक है। फिर जो इसके बाद में जो, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। ये लुई सेबेस्तिये मार्सिये द्वारा ये भी लिखा गया है। जो इस चैप्टर में नए शब्द आए हुए हैं, खुशनबीसी सुलेखन है। वेलम चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह होती थी। ठीक है। एक मतलब ऐसी पत्र होती थी या फिर लेखन की सतह होती थी या पेपर होता था जो कि जानवरों की चमड़ी से बनाया जाता था। ठीक है। प्लाटिन लेटर प्रेस छपाई में प्लाटिन बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। पहले इस सह बोर्ड काठ का होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा। मतलब कहने का मतलब है एक तरीके से जैसे मोहर टाइप होती है स्टैंप, उसी की तरह होता था। कंपोजिटर छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति होता था जो मतलब उनको कंपोज करता था। गैली धातुई फ्रेम बनाई जाती थी, मतलब कुछ टाइपिंग वाले जो अक्षर होते थे उनको बनाया जाता था। गाथा गीत लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता था। ठीक है। इक्विजन विद धर्मियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था। धर्म विरोधी इंसान या विचार जो चर्च की मान्यताओं से असहमत थे। धर्म विरोधी ऐसे लोग होते हैं जो मतलब इंसान और जो उनके विचार होते हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं उनसे असहमत होते हैं, मतलब उनके खिलाफ होते हैं। संप्रदाय किसी धर्म का एक उपसमूह। संप्रदाय क्या होगा? किसी भी एक धर्म का उपसमूह जो होगा वो एक सांप्रदायिक होगा। ठीक है। चैप बुक पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है चैप बुक। ठीक है। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे। फेरी वाले जो मतलब गली गली में जो मतलब गली गली में बेचने लगते हैं, अ, बाजार वाले जो होते हैं, जैसे गली में आपके यहाँ पे भी बेचने आते हैं, इस तरीके के व्यापारी होते हैं वो। ठीक है। तो ये इतिहास के आपके 5 ही चैप्टर इसमें आ रहे थे सिलेबस में। ठीक है। फिर जो हमारा भूगोल का ये चैप्टर है, भूगोल का फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा संसाधन एवं विकास। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साइड में ही सब्सक्राइब का बटन है, तो उसको जल्दी से प्रेस करें ताकि आपके पास में हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। ठीक है। उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। इसके बाद में हम भूगोल का चैप्टर शुरू करेंगे, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी करिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक भी करिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक करिए। थोड़ी देर में करते हैं शुरू। ऐसा करते हैं, आगे की क्लास कल शुरू करते हैं। जो ये सेकंड चैप्टर है ये नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ मैं। ज्योग्राफी को अलग पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और जो भी चैनल से नया जुड़ा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए, तो फिर करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछिए। ये हिस्ट्री का पोर्शन मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया जो भी आपका सिलेबस में आना है। आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है आपका हिस्ट्री में अभी तक पढ़ाए हुए 5 चैप्टर में से, अगर कोई भी डाउट है आप पूछ लीजिए। ओके अभिषेक।
अगर किसी का डाउट है तो आप पूछ लीजिए ना, फिर क्लास को ओवर करते हैं। थोड़ा कोल्ड होने के कारण थोड़ी आवाज़ ना डम सी हो रही है, तो क्लास जल्दी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं पूछना है तो ओके ओके ओके, ठीक है फिर। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। आप अपने स्कूल के ग्रुप में भी भेज दीजिए ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट उनके लिए फ़ायदा तो हो जाएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को आपके साथ के जो दोस्त हैं उनको फ़ायदा हो, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के पूरा एक साल बचा सकता है ना। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब खैर।